Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल सेशन है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। जितना भी हमारा सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है, जो प्रिपरेशन करना चाहता है सीएपीएफ की तरफ, तो वो किस तरीके से अपने इस एग्जाम को अप्रोच करे और कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो आपकी मिथ्स को खत्म करेंगे, कुछ ऐसी तरीके हैं जो रियलिटी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे आप उसको थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सीएपीएफ की तरफ उसको बेनिफिट उठा सकते हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो आप इस सेशन को बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली एंड तक वीडियो देखिएगा बिल्कुल, क्योंकि टू द पॉइंट बहुत स्पेसिफिक चीजें मैंने बताई हुई हैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को करनी चाहिए in order to clear the CAPF Assistant Commandant examination. Understand? So let's begin with this session. देखिए, सो दीज आर सिविल, यही जो सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट टॉपर रहे हैं हमारे 2020 फाइनल रिजल्ट के अंदर, एंड यू विल सी कि ये इतने सारे जो टॉपर्स हैं इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुतों का सिविल सर्विसेज वाला है। ठीक है, तो ये डेटा के बारे में मैं आगे चलूंगा, आगे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ये कितने स्टूडेंट है जो बैकग्राउंड जिनका सीएससी वाला है और कैसे उन्होंने क्रैक किया, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो ये फोटो दिखाने का मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन मिले, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनना बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही एक बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है। और आज के टाइम पे तभी बहुत स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि चलो वील हैव अ ऑप्शन ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आल्सो इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। तो ये ऑप्शन एक बहुत ही जबरदस्त एंड रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा पेपर 2 का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 विच इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, सब्जेक्टिव इन नेचर। इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए वी आर कमिंग विद द मोस्ट इंटेंसिव सीएपीएफ पेपर 2 प्रिपरेशन प्रोग्राम विच इज लाइव चल रहा है ये कोर्स, और इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो, 7 दिन का ट्रायल ले सकते हो एंड मल्टीपल पीपल आर टीचिंग, एक्सपर्ट आईएएस जो मेंटोर्स हैं दे आर टीचिंग इन सीएपीएफ पेपर 2, बिकॉज नेचर ही ऐसा है पेपर 2 का कि कोई एक बंदा या फिर 2 लोग या 3 लोग नहीं पढ़ा सकते इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पेपर को, राइट। तो इसीलिए हमारे पास है बंसल सर हु इज एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट इन यू नो इकोनॉमिक्स एंड जनरल इश्यूज। देन प्रीतम सर इज देयर, पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ाएंगे। शाहिद सर अपने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बताएंगे। देन मनीष सर जो है ही विल बी टेकिंग आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। एंड देन सर है रमीज सर है, ही विल बी टेकिंग आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल जो इस तरीके से किया जाएगा। एंड माई सेल्फ ऑल्सो आई एम टेकिंग सिक्योरिटी इश्यूज, राइट। चलिए, तो दिस इज 28 प्लस सिलेक्शंस है, 150 प्लस लाइव क्लासेस हैं जो आप इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। फ्री ट्रायल क्लासेस हैं। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे एक्सेस कर सकते हैं 7 दिन का ट्रायल ऑल्सो, राइट। चलिए, ओके, अब मैं बात करता हूं, आपको कुछ डेट्स को ना बहुत तरीके से याद रखना है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 28 अप्रैल को आने वाली है 2022, मतलब कुछ एक महीने के बाद ही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है। 7 अगस्त को आपका जजमेंट डे होगा, मतलब 7 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है यूपीएससी के मूड पे। वैसे 40 दिन भी लगते हैं, 50 दिन भी लगते हैं, कई बार 90 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 100 दिन भी लग जाते हैं रिटन रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मोटा मोटा तौर पर चलेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका रिटर्न आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में रिटर्न आ गया, दिसंबर जनवरी को आपका क्या शुरू हो जाएगा, फिजिकल शुरू हो जाएगा, और मार्च के महीने में आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, और जैसे इंटरव्यूज खत्म होंगे उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ मार्च जिस भी बच्चे ने बहुत दिल से पढ़ाई की होगी, जो भी सीएससी वाला होगा, जिसने बहुत अच्छे से तरीके से उन एजेस को पकड़ा होगा, जो एजेस आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, एक्स्ट्रा करनी ही पड़ती हैं सेलेक्ट होने के लिए सीएपीएफ में, वो स्टूडेंट जो है अपना डेफिनेटली नाम देखेगा मेरिट लिस्ट में। चलिए, अब इसमें आपको मैं बता देता हूं कि इट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द एग्जाम। देखो, बोला जाता है ना कि यूपीएससी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सिर्फ नाम दिए गए हैं। अनप्रिडिक्टेबल इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोग जो है टाइम से तैयारी नहीं करते, राइट।
टाइम से जिस बच्चे ने तैयारी की होती है वो बच्चे को अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लगती, ठीक है, वो सिर्फ अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए लग जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसीलिए इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करने की जरूरत है, आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है इन एडवांस। ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब जाके प्रिपरेशन करूंगा, वैकेंसी देखूंगा तब जाके प्रिपरेशन करूंगा, ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। ये आप कट ऑफ क्लियर भी कर लो गलती से, आप सिलेक्शन नहीं पाओगे। सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, और वो हमारा जो अभिपीडिया का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है, मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि आई डोंट वांट पीपल कि वो बस पेपर क्वालिफाई करें या फिजिकल मेडिकल कर लें या इंटरव्यू देख लें अपनी लाइफ में। नहीं, आई वांट पीपल कि जो अपना एंड रिजल्ट पे ध्यान दे कि मुझे असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए मेरिट लिस्ट में नाम लाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव आपके दिल दिमाग में होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और एडवांस में करोगे। सो देखो, अगर आज की बात करें तो 12 मार्च की ये वीडियो है और 20 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपके पास लगभग 38-39 डेज आर लेफ्ट, राइट, 40 का दिन बचे हैं आपके पास। ओके, तो अब क्या है, और अगर आज से अपने बात करें 6 अगस्त की, क्योंकि 7 अगस्त को एग्जाम है, तो आपके पास लगभग 147 डेज आर लेफ्ट, अंडरस्टैंड। तो ये 140 150 जो दिन है, ये गेम कर सकते हैं पूरी चेंज, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यही सिविल एस्पिरेंट्स जो हैं गलती करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि अगर इतनी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं अपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, ठीक है, कितनी स्टेजेस हैं, दीज आर द 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस हैं। तो वो सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते कि वो कौन सी स्टेज है जो सबसे ज्यादा गेम चेंज कर सकती है आपकी जिंदगी की। वो स्टेज होती है, जितने भी सीएससी एस्पिरेंट है ध्यान से सुनिए, 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस अपने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक स्टेज होती है जो पूरा गेम चेंज कर सकती है। उसके बाद की स्टेजेस में ज्यादा आपको आपके हिसाब से एवरेज भी स्कोर कर रहे हो, इट इज ऑल गुड फॉर यू। एंड यही सबसे बड़ा जो स्टेज है जो आप जहां पे ग्रिप ले सकते हो, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जाम एक ऐसा जरिया है सीएससी एस्पिरेंट के लिए, जिनको अगर रिटन में इफ दे आर स्कोरिंग एक्सेलेंट मार्क्स, जो कि डूएबल है, जो भी आप कर सकते हैं, आपने एक्सटेंसिव स्टडीज की होती है तो डूएबल है, आपको सिर्फ एजेस पे काम करना होता है। तो रिटन अगर एग्जाम को आप अगर एक्सेलेंट परफॉर्म कर रहे हो, फिजिकल मेडिकल इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, और वो कोई इतना बड़ा खेल नहीं है। आप एक बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि फिजिकल मेडिकल भी आप क्वालिफाई करो। और जो बच्चा फिजिकल मेडिकल इज क्वालिफाइंग, एंड इंटरव्यू में इज नॉट अ वेरी बिग गेम, ठीक है। इंटरव्यू इज जस्ट कि आपको बस उस आधे घंटे 25 मिनट 20 मिनट के लिए एक अपने आप को बेस्ट पर्सनालिटी, बेस्ट अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है 20 मिनट के लिए, राइट। तो इंटरव्यू भी इतनी बड़ी कोई गेम होती नहीं है ये। इट इज द गेम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ओनली फॉर ऑल द सिविल एस्पिरेंट्स। और मैं आपको ये जो फिगर्स हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं कह रहा हवा में। मैंने इतने सारे टॉपर इंटरेक्शन किए, ये जितने भी हमारे टॉपर्स हैं इन सभी के साथ मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं। आपको वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल में दिखेगी। इनमें से इफ यू सी 80% स्टूडेंट्स जो है, 80% स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड। तो 80% स्टूडेंट अगर सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ अगर 80% है सो दैट मीन्स इट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ऑलमोस्ट सारे के सारे आईएएस वाले होंगे, सिविल सर्विसेज वाले होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि ये 80% सिविल सर्विसेज वाले बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, इनमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे सीएससी वाले जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जिन्होंने पॉसिबली एग्जाम भी क्वालिफाई किया होगा, बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं मेरिट लिस्ट में नाम आया? क्योंकि उन बच्चों ने जो सीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो सिर्फ इसी तैयारी में घुसे रहे। उन्होंने सोचा कि सीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अगर पॉलिटी के लिए 3 किताबें पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी के लिए 5 किताबें पढ़ रहा हूं, तो आई कैन क्लियर एनी एग्जामिनेशन। दिस इज द बिगेस्ट मिथ, ये सबसे बड़ी मिथ है। जितने भी सीएससी एस्पिरेंट है, एक बात ध्यान से आप समझ लो, आप सीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप पटवारी का अगर एग्जाम की तैयारी स्पेसिफिक नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम टू। ये तो तब भी सीएपीएफ की बात चल रही है। तो जितने भी सीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं, आप एक चीज याद रखो कि
बहुत सारे बच्चे जो हैं आप ही की कैटेगरी के अंदर सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ के एग्जाम को देते हैं, और पता क्या होता है उसमें से बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ मार्जिन क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो बॉर्डर लाइन पे या तो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं या 1-2 नंबर से रह जाते हैं। और ज्यादातर मैं बताऊं, एक पॉजिटिव न्यूज देता हूं, जितने भी सीएससी वाले हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता उनका। रीजन क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सोच के दिया होता है कि मैं सीएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसीलिए मैं दे देता हूं और मैं क्वालिफाई कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिक एरियाज में काम करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी कि मैं मेरिट लिस्ट में नाम मेरा आ सकता है, राइट। तो कैसे, अब मैं इसके बारे में बता देता हूं। जैसे रिटन एग्जाम है, क्योंकि मैं अब सिर्फ और सिर्फ सीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो बना रहा हूं, मैं सिर्फ एम्फसाइज कर रहा हूं रिटन पे, मैं आगे किसी चीज पे एम्फसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना एस्पिरेंट होगा वो रिटन में ही सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेगा, मुझे पता है। और ये सिर्फ एक दिन का खेल है, एक दिन का खेल है, उसके बाद पूरी प्रोसेस भूल जाइए, राइट। तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर क्या है, 125 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे, 250 मार्क्स का होगा पूरा का पूरा पेपर 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा। एंड पेपर 2 जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट। अब क्या है कि पेपर 1 के अंदर कुछ 2-4 ग्रे एरियाज हैं, इनको ग्रे एरियाज को समझ लो, आपका काम बन जाएगा। क्या? पहला पॉइंट है मिथ्स, मैंने आपको बता दिया। पहली मिथ तो यही है कि हम सीएससी वाले हैं, हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, आप सीएससी वाले हो, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बट सीएपीएफ के अंदर आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आना वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बहुत मुश्किल रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी है। जितने भी सीएससी वाले होते हैं, बॉर्डर लाइन केस होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे इंटरेक्ट किए हैं, जहां पे 125 कट ऑफ आ रही है, 126 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं कि हाँ सीएपीएफ की भी प्रिपरेशन नहीं की लेकिन क्लियर कर लिया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इतना बहुत ज़्यादा देखा जाता है, राइट। इसके अलावा अब देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 1, ग्रे एरिया कहाँ पे काम करना है। करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर चाहे आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो फॉर सिविल सर्विसेज की तैयारी करंट अफेयर की अलग है और सीएपीएफ की अलग है, ये बांध के रख लो। क्या करना है, सीएपीएफ के करंट अफेयर्स में आपने लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स को, मैगजीन को एकदम चार्ट जाना है। मतलब उसमें भी वो एरियाज, जो एरियाज अभी आगे मैं बताने वाला हूं, कि आपने क्या करना है, जनवरी से लेके जून, जुलाई, अगस्त, देखो अगस्त 7 को तो आपका एक पेपर ही है, तो जुलाई का महीना रहने दीजिए, या करने को जुलाई 15 तक कर लीजिए सेफ साइड पे, या 10 जुलाई तक कंप्लीट कर लीजिए, राइट। तो जनवरी से लेके जून तक आप प्रॉपर करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ लीजिए। वो मैगजीन नहीं जो सीए असिस्टेंट, जो सीएससी के उस हिसाब से लिखी गई होती है, नहीं, वो मैगजीन जो 20-25 पेजेस, 50 पेजेस की होती है। जैसे हमारे पोर्टल के अंदर भी आपको जो है 3 तरीके की कंटेंट मिलता है करंट अफेयर के लिए, वीकली मिलता है। जैसे एक होता है जो हम जिसे कहते हैं मिसलेनियस जीके, और सीएपीएफ के अंदर कौन से करंट अफेयर्स आते हैं, मिसलेनियस जीके के करंट अफेयर्स आते हैं, जहां पे क्या आता है, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, अवार्ड्स, ऑनर्स, है ना, एक्सरसाइजेस, डिफेंस वाले करंट अफेयर्स होते हैं, वो आते हैं। तो हमारे पोर्टल के अंदर भी आपको वैसा ही करंट अफेयर, मिसलेनियस का, करंट जीके का मिलता है ना। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स आर मोर फैक्चुअल एंड वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम्स के अंदर। जैसे आप क्या, और ये तो आपने देख लिया, समझ लिया कि मेरे को अब करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। 6 महीने के करंट अफेयर्स, वन लाइनर और मिसलेनियस जीके या वो पर्सन इन न्यूज, जो कैटेगरी में आपको बताऊंगा। इसके अलावा एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर का जो डिफेंस करंट अफेयर है, डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, कहीं पर भी ऑनलाइन देखिए, हमारे पोर्टल में जाइए, वहां पर भी आपको डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप वो 1 साल का पढ़ लीजिए, डिफेंस स्पेसिफिक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये जो करंट अफेयर है ना, ये करंट अफेयर के कई बार 15 क्वेश्चन भी आते हैं, मिनिमम 15 भी आए हैं, 10 भी आए हैं, 10 से 15 का होता है इसका, और कई बार 25 से 27 क्वेश्चन भी आए हैं। तो आप देखिए 15 से 27 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप
5 से 10 सवाल जो है एक्स्ट्रा अच्छा करके आओगे, 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ सकते हैं करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी ये फॉलो करके। दूसरा काम क्या करेंगे, जैसे देखिए ऑपरेशन सद्भावना किसका इनिशिएटिव है, फिर क्या पूछा गया है कि टॉप रैंकिंग कंट्री क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, है ना, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर, अमंग द फॉलोइंग द फेड कप हर्ट अवार्ड, ये क्या है। तो ये मिसलेनियस जीके जो हम लोग करवाते रहते हैं, है ना, हर हफ्ते वीडियो भी जाती है और इस तरीके से होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया जो एट द एज ऑफ 92 कौन इलेक्ट हुए, ये सवाल आया है। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मैथमेटिशियन जिसको एबल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है ना, तो ये कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज, अवार्ड, मेडल, ऑनर्स प्राइज। उसके बाद रिपोर्ट, इंडेक्स, सर्विस स्टडी, गवर्नमेंट स्कीम, पोर्टल, एप्स, इनिशिएटिव एट सेंट्रल लेवल, इकोनॉमी में बजट और सर्वे जो है वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डिफेंस न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दे दूं, इंपॉर्टेंट डेट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर एक आधा सवाल आ भी गया तो उससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उखड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेट्स तो बहुत ऐसी होती हैं कि जो पूरे साल भर 6 महीने में पता नहीं कितनी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, तो वो इतना फायदेमंद रहता नहीं है, ठीक है। जीआई टैग, फेस्टिवल, बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में वहां पे आप 5 से 10 सवाल एक्स्ट्रा खींच सकते हैं अगर आप जो मैंने अभी बताया आपको वैसा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप एक और सब्जेक्ट है जहां पे स्टूडेंट को अलग अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, दैट इज साइंस। जो साइंस सीएससी में पूछी जाती है और जो साइंस सीएपीएफ में पूछी जाती है, जमीन आसमान का फर्क है। सीएससी के साइंस में आपसे पूछा जाता है साइंस एंड टेक, ठीक है, और सीएपीएफ की साइंस में पूछा जाता है जनरल साइंस, ठीक है। अब यहां पे ना जनरल साइंस जो है इसके 30 सवाल तो पक्के होते हैं। 30 सवाल नहीं आएंगे तो 27 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, 25 से तो कम कभी नहीं आएंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं, राइट। तो अब क्या है, जनरल साइंस जो है वो 30 सवाल आते हैं, तो 30 सवाल में यू कैन गेट अ वेरी गुड एक्स्ट्रा एज, राइट। एक्स्ट्रा एज आप बहुत अच्छे से ले सकते हो 30 सवाल के अंदर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और भी है, इसके अंदर यह है कि 5 to 10 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ओके। सो देखिए इसमें हमने करना क्या है, इसमें आपको जनरल साइंस के कहां से कंटेंट मिलेंगे। आपने 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड रहा है आपका, तो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी तो मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। 9th और 10th की एनसीईआरटी, यहां से आपको 70% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 70%, 9th-10th की एनसीईआरटी। लेकिन आप बोलेंगे 30% सवाल कहां से आएंगे। 30% सवाल जो है, अगर यूपीएससी को टफ करना होगा सीएपीएफ का लेवल, तो 30% सवाल कहां से पूछती है यूपीएससी, +1 +2 सिलेक्टेड टॉपिक्स। ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज्यादा, जब आप पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को तो आपको खुद रियलाइज होता है यार इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला भी ये +1 +2 के सिलेक्टेड टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो आप बेस्ट ये करेंगे कि उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। अब सिलेक्टेड टॉपिक्स कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, तो मेरी पिछले भी कुछ वीडियोस हैं जहां पे मैंने जनरल साइंस की स्ट्रैटेजी बताई है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो और उधर से सिलेक्टेड टॉपिक्स देखिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो इतना हमारा हो गया। क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर स्टैटिक इन नेचर, दे आर नॉट करंट इन नेचर, राइट। करंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सवाल नहीं होते। इनफैक्ट इसका जो वेटेज होता है ये सबसे ज्यादा है सीएपीएफ पेपर 1 के अंदर, साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो एक बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपने क्या करना है, जनरल साइंस करनी है। पहले तो आप 6 से लेके 10 तक की कीजिए, बहुत अच्छे से 6 से लेके 10 तक की कीजिए। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से की होगी वो 70% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा।
और 30% क्वेश्चन जिस बच्चे का साइंस बैकग्राउंड है, जिसके पास टाइम भी है, तो +1 +2 के सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लीजिए। सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको प्रीवियस वीडियोस जो मेरी जनरल साइंस वाली स्ट्रैटेजी वीडियोस है उस पर आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये 2 एजेस हमने पकड़ लिए हैं। देखिए वुड स्पिरिट क्या होती है, कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय द साउंड वेव्स, ठीक है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब आपको लगेगा ये तो लूसेंट जनरल साइंस का भी एरिया से कवर कर रखा है ना। तो जिस बच्चे ने तो लूसेंट जनरल जो लूसेंट की जो जीके की किताब आती है जहां साइंस का पोर्शन होता है वो कर लीजिए, और 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए, 6 से लेके 10 तक की। एक वो स्ट्रैटेजी हो गई, और एक ये स्ट्रैटेजी है कि 6 से लेके 10 तक की स्ट्रैटेजी जनरल साइंस कीजिए, और +1 +2 की भी आप जनरल साइंस कर लीजिए, ताकि आप लूसेंट ना पढ़िए। बात एक ही हो जाएगी, कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। देखो बात सिर्फ इतनी है कि जो कंटेंट लूसेंट की साइंस के अंदर है, लूसेंट में साइंस के अंदर है, वो कंटेंट आपको ओवरलैपिंग कंटेंट आपको +1 +2 में मिल जाएगा, और उससे बेटर कंटेंट +1 +2 की एनसीईआरटी से मिलेगा। सवाल तो वहीं से पूछे जाते हैं, उन्हीं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लूसेंट से तो सवाल पूछे ही नहीं जाते, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है, टाइम कम है, तो आप लूसेंट के तरफ भी जा सकते हो। ये स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है। थर्ड जो ग्रे एरिया है जहां पे आपको काम करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो आज के 3-4 साल के अंदर जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो ये है कि इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, 10 से 12-15 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले क्या था, ये ट्रेंड नहीं था। पहले क्या था, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती थी। अब इसकी ये स्ट्रैटेजी है कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई यूट्यूब पे 50-60 वीडियो नहीं देखनी है, कोई आपने रमेश सिंह या और बहुत बड़ी बड़ी ऑथर्स की किताबें हैं, सीएससी वाली किताबें हैं, यू आर नॉट सपोज टू रीड देम, रिवाइज देम, क्योंकि अगर वो काम करोगे तो आपका सीएपीएफ का डिले हो जाएगा, आपका सीएपीएफ का एज आपको नहीं मिल पाएगा। आपने क्या करना है, इकोनॉमिक्स में स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी जो है, कौन सी एनसीईआरटी, कौन सी, +1 एंड +2 की, +1 एंड +2 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से तैयार कर लो। सिर्फ +2 की 2 एनसीईआरटी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 किताबें हैं +2 की, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। +1 की एक छोटी सी पतली सी किताब है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो देख लो, अगर 2-4 घंटे में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 से 15 जो सवाल आते हैं यहाँ पे ये गेन कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गया डायरेक्टली, और लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। इसके अलावा जो सीएससी के एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि हम लोग ने हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, हमने पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, हमने फलाने नोट्स भी पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। नहीं, देखो वो सब पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, डीप नॉलेज है, लेकिन अगर ये पढ़ोगे नहीं तो शायद आपके वो 5 से 10 सवाल एक्स्ट्रा जो होंगे वो नहीं हो पाएंगे, ठीक। जैसे थीम्स, हिस्ट्री की जो थीम्स है उसमें आपको 1, 2, 3 तीनों थीम्स अच्छे से रट्टा मारनी है या समझ के पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर थीम से आजकल डायरेक्टली सवाल पूछे जा रहे हैं। सो जैसे 10 से 12 सवाल डायरेक्ट थीम से पूछे जाते हैं, 10 से 12 सवाल। तो अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी थीम्स, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल सही कर पाएगा, रेस्ट जो 8 सवाल होंगे या 6 सवाल होंगे वो नहीं कर पाएगा। यहां पे आपको 10 सवाल पूछे जाएं थीम से तो आप 10 के 10 सही सवाल करके आओ, अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो। पीवाईक्यू सॉल्व करो सीडीएस सीएपीएफ के, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात है तो कैंसिल कर दो आर्ट एंड कल्चर। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई जरूरत नहीं है नितिन सिंघानिया पढ़ने की, या कोई जरूरत नहीं है कोई फलाने नोट्स पढ़ने की। जितना भी आपने हिस्ट्री में कवर किया है बस उसी को पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट, उसमें ही आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की, तो ज्योग्राफी के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड बुक्स है +1 +2 दैट सफिशिएंट, उसी को ही ज्यादा ध्यान दो। कोई जरूरत नहीं माजिद हुसैन पढ़ने की या और कोई फलानी सविंदर सिंह पढ़ने की, कुछ जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं है शंकर आईएएस पढ़ने की। देखो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इन किताबों की, इन किताबों की कोई जरूरत नहीं है इन सीएपीएफ, नॉट इन सीएससी। इफ यू आर अ सीएससी एस्पिरेंट तो व्हाट बेस्ट यू हैव टू डू इज, जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज ऑल गुड, राइट, बट आपको इन किताबों के साथ एक्स्ट्रा डील करना पड़ेगा ताकि आपको एक्स्ट्रा एज मिल पाए बाकी सीएससी कॉम्पिटिटर से जो सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस इज नॉट रिक्वायर्ड। जितना इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है दैट इज बायोलॉजी है क्लास 12th की, 4 चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लो, इन्वायरमेंट वहां से कवर हो जाएगा,
समझ आ गया? चलो, अब ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो यहां पर भी ना मैथ्स और रीजनिंग के जो एरियाज हैं, यहां पर भी सीएससी एस्पिरेंट ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है सीसेट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो उतना उतना हम लोग कर लेते हैं। मैथ्स रीजनिंग सिमिलर है, उसी के हिसाब से आता है, वही सवाल पूछे जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो सीएससी का जो होता है सीसेट का, वैसा वैसा ही होता है मैथ्स रीजनिंग सीएपीएफ के अंदर, बट यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होता। यहाँ पे जो बच्चे, आप देखिए एक टॉपर भी है हमारे साथ में, मैंने इंटरेक्शन किया था उनका। उनका नाम था मनोज बगोरिया। ही सेड कि आई गॉट 160 मार्क्स। हाउ ही गॉट 160 मार्क्स? सिंपल स्ट्रैटेजी। मैथ्स रीजनिंग में एक सवाल गलत नहीं करते थे वो, 25 सवाल है तो ज्यादा से ज्यादा वो कम से कम वो 22-23 सवाल तो पक्का सही करके आएंगे। वहीं उनके 5-7 सवाल वहां पे ठीक हो गए। उन्होंने बोला कि जनरल साइंस मेरा सबसे हार्डकोर एरिया था, वहां पर भी 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें 25 सवाल वो सही करके आ रहे हैं, तो वहां पर भी 10 सवाल उनके सही हो गए, एक्स्ट्रा सही हो गए। ठीक है, करंट अफेयर में उन्होंने सारे क्वेश्चन सही किए, वहां पर भी 5 क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिए, तो 5, 5 और 10, 20 सवाल वो एक्स्ट्रा करके आए, तो 40 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल गए। 120 भी अगर वो स्कोर कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में, तो 40 नंबर जो है उनके एड ऑन हो जाएंगे, राइट? तो 160 तो उनके वैसे बन गए। तो यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है, लास्ट 5 साल के पेपर्स को देखिए, और अगर आप मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तब तो जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही एनालिसिस कर लीजिए दैट आई एम गुड इन दिस। बट अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट लगाइए, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं चलेगी। यहाँ पे ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये मैथ्स रीजनिंग का कंपोनेंट है। मैथ्स रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं। ज्यादातर टॉपिक जो टफ टॉपिक होते हैं वो नंबर सिस्टम से हमेशा एक आधा सवाल जरूर पूछा जाता है, मेंसुरेशन से एक आधा सवाल पूछा जाता है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक सवाल जो है, कभी एक सवाल पूछ लिया नहीं पूछा। मतलब मैथ्स में मेरा कहने का मतलब है अगर 25 सवाल आते हैं तो इसमें 10 से 15 सवाल जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। अगर मैथ्स रीजनिंग के आते हैं तो 10 से 15 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, रेस्ट जो 10 से 15 होंगे वो होंगे अपने रीजनिंग के। अंडरस्टैंड? तो ये 8 टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे और अच्छे ध्यान से करने पड़ेंगे। दीज आर रीजनिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है। हर टॉपिक कंप्लीट करना है सरफेस लेवल पे, ये नहीं कि बहुत डिटेल में चले गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं इनको सारे टॉपिक्स को आपने कंप्लीट करना है। चाहे आप बोलो कि 5 साल में तो क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन ही नहीं आया, नहीं, क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे शायद 5 साल पहले आए हों, लेकिन हमें करना जरूरी है। क्या पता वो 5 साल पहले आए थे अब दोबारा आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब सरफेस लेवल पे, बट करने सारे हैं। ठीक है, चलो अब जो गेम चेंजर होता है, जितने भी सीएससी एस्पिरेंट है, मैं एम्फसाइज करता हूं, मुझे ये लगता है कि जितना भी सीएससी वाला एस्पिरेंट होगा ना, वो बहुत आसानी से पेपर 1 कहीं ना कहीं कर लेता है, लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस हो या उसकी इग्नोरेंस हो, उसकी वजह से वो पेपर 2 में मार खाता है। वो पेपर 2 में उतना स्कोर नहीं कर पाता जितना रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती, या इसीलिए उसको जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता। सो पेपर 2 इज अ गेम चेंजर in the whole category of CSE aspirants, right? तो पेपर 2 में आपने क्या करना है, देखिए आपके लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने आप ही स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए कंप्लीट पेपर 2 लाइव कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे एडमिशंस आ चुके हैं, बट वी वांट कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, हेल्प मिले, इसीलिए हम लोग पेपर 2 आप क्या कर सकते हैं, हमारा 7 डेज का फ्री ट्रायल कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आप देखोगे 7 दिन में आप इंप्रूव कर रहे होंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा होगा, तो ये चीज आप कर सकते हो। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे हम लोग आपको एम्फसाइज करेंगे इन चीजों पे कि कैसे आप कम टाइम में किस तरीके से आप ज्यादा एफर्ट ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो कम टाइम पे, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट यू आर कॉन्स्टेंटली प्रिपेयरिंग फॉर दी सिविल सर्विसेज, है ना? तो जो एरियाज होंगे, जो सेक्शंस होंगे जहां पे ज्यादा स्कोरिंग होगा, वहां पे आपको ज्यादा बूस्ट कराया जाएगा, ताकि आप दोनों पेपर 2 के अंदर आप इंप्रूव करते जाओ। 4 महीने बाद जब आप पेपर लिखो तो बहुत अच्छा आप इंप्रूवमेंट करो, और आप में
वो कैपेबिलिटी भी है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। आपका जो होराइजन होगा वो अच्छा खासा डेवलप हो रखा होगा। आपको क्या करना है, आपने डेली क्लासेस देखनी है शाम को 5:45 पे, और फिर उसके बाद जो है 10 20 15 20 25 दिन के बाद आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। क्लासेस भी देखिए, टेस्ट सीरीज भी दीजिए हफ्ते में संडे को, और इससे आपकी गाड़ी चलेगी पेपर 2 के लिए। बिकॉज पेपर 2 इज समथिंग जो CSC की, चाहे आपने जो मर्जी तैयारी की हो, बट पेपर 2 जो है उसका बहुत स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं होता है CSC एस्पिरेंट के लिए भी, अंडरस्टैंड। तो इतना आपने ध्यान रखना है। Clear? So this is all about our paper 2 course, and if you want to have any idea, any question about CAPF assistant commandant, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कीजिए एंड सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर पेपर 2 एंड पेपर 1। थैंक यू, जय हिंद।